हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम टाइम सीरीज की सेकंड सीरीज की बात कर रहे हैं। हमने इसकी पिछली वीडियो में देखा था कि टाइम सीरीज के 4 कंपोनेंट्स होते हैं: सेक्युलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशंस एंड इररेगुलर फ्लक्चुएशंस। तो इस मॉड्यूल के अंदर हम सेक्युलर ट्रेंड को मेजर करने के तरीकों की बात करेंगे। जब हम सेक्युलर ट्रेंड की बात करते हैं अर्थात दीर्घकालीन वृत्त की, तो इसको मेजर करने के 4 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है फ्री हैंड कर्व, जिसको हम ग्राफिक मेथड भी बोलते हैं। दूसरा है मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस, तीसरा है मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस और उसके बाद है लीस्ट स्क्वायर मेथड। इस सीरीज में हम ऊपर के 3 मेथड्स का थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कवर करेंगे और इससे नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर हम केवल लीस्ट स्क्वायर मेथड को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला मेथड है फ्री हैंड कर्व मेथड, जिसे हम ग्राफिक मेथड भी बोलते हैं। ये सबसे पुराना मेथड है, सबसे आसान मेथड है। ये बहुत जल्दी से क्विकली और रफली आइडिया देता है सेक्युलर ट्रेंड के बारे में। इस मेथड के अंदर हम एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम को लेते हैं और हम वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यूज को लेते हैं और उसके बाद हम ओरिजिनल डेटा को प्लॉट कर देते हैं। प्लॉट करने के बाद हम एक बहुत स्मूथ सी स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, जिसे हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। पहले एक न्यूमेरिकल देखते हैं। फिट अ ट्रेंड लाइन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यूजिंग मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व। ये ईयर है और ये हमारे पास वैल्यूज हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ईयर को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेंगे, एक्स एक्सिस पे लेंगे और हम वैल्यूज को वाई एक्सिस के ऊपर लेंगे। अब ये हमने प्लॉट कर दिया। स्टूडेंट्स, ये जो आपको ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, ये ओरिजिनल डेटा है। अब सबसे पहले हमने ओरिजिनल डेटा को प्लॉट कर लिया। अब क्योंकि ये मेथड फ्री हैंड कर्व मेथड से रिलेटेड है, तो मैंने अपनी जजमेंट के हिसाब से एक ऐसी सीधी रेखा खींची, ये जो लाल रंग की रेखा है, जो ट्रेंड लाइन है, जो पूरे डेटा के मध्य से जा रही है। तो फ्री हैंड कर्व मेथड में जब आप इस लाइन को खींचते हैं, तो इसका मतलब ये मेथड सब्जेक्टिव हो जाता है। कोई इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर बनाएगा, कोई थोड़ा नीचे बनाएगा, यानी इसके अंदर एक्यूरेसी और प्रिसाइजनेस का अभाव है। और जब भी आप ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे खींचेंगे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये लाइन स्मूथ होनी चाहिए। इस लाइन के ऊपर के पॉइंट्स और नीचे के पॉइंट्स बराबर होने चाहिए। देखिए, ओरिजिनल डेटा के पॉइंट्स है 1 2 3 और यहाँ पे भी 1 2 3 अप्रोक्सीमेटली ऊपर नीचे बराबर हैं। तीसरी बात, जब हम इन डेटा पॉइंट्स की ये वर्टिकल समेशन लेंगे ऊपर और नीचे, तो ये समेशन 0 या फिर बहुत कम के बराबर आना चाहिए। अब इसी फ्री हैंड कर्व से हम थोड़ा सा डेटा को और समझने की प्रयास करते हैं कि इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। इसका सबसे बड़ा मेरिट तो आपको दिख ही रहा है, सिंपल मेथड है, क्विक आइडिया देता है, रफ आइडिया देता है अबाउट द सेक्युलर ट्रेंड। कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इसका ड्रॉबैक है, इसमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का अभाव है। प्रिसाइजेस नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है। और फ्री हैंड कर्व के अंदर ये जो एजम्पशन है ये लीनियर ट्रेंड की, ये जरूरी नहीं एजम्पशन हमेशा सही होल्ड करे। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। फ्री हैंड कर्व मेथड बाकी मेथड्स की तुलना में, जब हम इसको कंपेयर करते हैं सेमी एवरेज मेथड से या मूविंग एवरेज मेथड से या फिर लीस्ट स्क्वायर मेथड से, तो ये एक बहुत अच्छा मेथड नहीं माना जाता। और इसीलिए इसको हम बोलते हैं दिस इज a method to measure secular trend by the method of inspection। अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं, मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस। सबसे पहले इस मेथड को समझिए। सेमी का मतलब होता है आधा और एवरेज का मतलब होता है मध्य, अर्थमेटिक मीन। इस मेथड में हम पूरे डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देते हैं और 2 इक्वल पार्ट्स में बांटने के बाद हम उन दोनों पार्ट्स की सेपरेटली अर्थमेटिक एवरेज निकालते हैं और उसके बाद हम उन 2 डेटा पॉइंट्स को, जो हमारे पास अर्थमेटिक मीन आया है, उसको सेंटर के ईयर के साथ हम जोड़ते हुए केवल उन 2 लाइनों को जोड़ते हैं, तो हमारे पास बनता है मेथड ऑफ सेमी एवरेज। दोबारा देखिए, पूरे डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप,
दोनों पार्ट्स की अर्थमेटिक मीन निकालिए, आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए और ईयर की सेंटरिंग के सामने उसको प्लॉट कीजिए। अब ये 2 लाइनें जब आपने जोड़ दी आपस में तो दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ सेमी एवरेज। इस मेथड को अगर मैं फ्री हैंड कर्व मेथड से इसका कंपैरिजन करूं तो फ्री हैंड कर्व मेथड के अंदर जो शोध करता है, जो इन्वेस्टिगेटर है यानी मैं, ये मेरी सब्जेक्टिव नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं लाइन कैसे ड्रॉ करूंगी। वो ड्रॉबैक मेथड ऑफ सेमी एवरेज में दूर हो जाता है क्योंकि हर किसी व्यक्ति के वो 2 अर्थमेटिक मीन के पॉइंट सेम आएंगे। तो ये सेमी एवरेज मेथड फ्री हैंड कर्व की मेथड की तुलना में एक बेटर मेथड है। लेकिन इसके अंदर एक जगह पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मान लीजिए नंबर ऑफ ईयर्स इवन नंबर में है, आपको ऑब्जर्वेशंस 6 सालों की दे रखी है, तो आपने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 साल 3 साल। लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड नंबर में दे रखी है, मैं आपको 7 साल दे दूं, उस केस के अंदर आप जो चौथी ऑब्जर्वेशन है उसको छोड़ देंगे, यानी आपके पास 7 साल हैं तो जो चौथा साल है उसको आप ओमिट कर देंगे। ऊपर के 3 साल के आप एवरेज ले लेंगे और नीचे के 3 साल के आप एवरेज ले लेंगे। आइए न्यूमेरिकल की मदद से देखते हैं कि सेमी एवरेज किस प्रकार से निकलता है। फिट अ ट्रेंड लाइन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय मेथड ऑफ सेमी एवरेज। 1 2 3 4 5 6, so the number of years are in even number, so there is no problem in the numerical. अब इसके सॉल्यूशन में हमने डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 2005 से लेकर 2007 तक और 2008 से लेकर 2010 तक, यानी हमने हाफ ईच कर लिया। उसके बाद हमने 2005, 6, 7, 2006 के सामने सेंटरिंग कर दी, 10 + 15 + 11, ये मेरे पास आ गया 36। 36 को मैंने क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशन थी, 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास 12 आ गया। तो मेरा पहला डेटा पॉइंट आ गया 2006 के सामने 12। उसके बाद मैंने 8, 9, 10, 20 + 12 + 16 इसको ऐड किया, मेरे पास 48 आया। 3 से डिवाइड किया, मेरे पास 16 आया। 16 को मैंने 2009 के सामने लिखा। आइए देखते हैं इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। जो ब्लू लाइन है डियर स्टूडेंट्स, ये ओरिजिनल डेटा है, पीछे जो न्यूमेरिकल था उसको मैंने प्लॉट कर लिया। उसके बाद पिछली स्लाइड पे आते हैं, हमारे पास 2 डेटा पॉइंट्स थे उसके अंदर, पहला था 12 2006 के सामने और दूसरा था 16 2009 के सामने। अब देखिए इसके अंदर हमने 12 और 16 इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया तो ये हमारे पास आ गई ट्रेंड लाइन। 12 अर्थमेटिक मीन और 16 अर्थमेटिक मीन हर स्टूडेंट का सेम आएगा, इसका मतलब इसमें पर्सनल बायसनेस की कोई गुंजाइश नहीं है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं। इसमें नंबर ऑफ इयर्स ऑड हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे ये जो चौथी एंट्री है 1995 इसको हम ओमिट कर देंगे। इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। यहाँ पे हमने इस चौथी एंट्री को ओमिट कर दिया, हमने 5 + 8 + 9 के सामने 22 आया, उसकी हमने एवरेज ले ली। इसी प्रकार हमने नीचे की एवरेज ले ली। अब हमारे पास 2 डेटा पॉइंट्स आ गए, 1993 के सामने 7.33 और 1997 के सामने 8, और उसके बाद हमने ग्राफ पे प्लॉट किया। जो ये ब्लैक लाइन है ये ओरिजिनल डेटा है और ये 2 जो पॉइंट्स थे हमारे पास अर्थमेटिक मीन के उसको हमने रिस्पेक्टिव ईयर्स के सामने प्लॉट किया, ये हमारे पास आ गई ट्रेंड लाइन। जब हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ सेमी एवरेज मेथड की, तो फ्री हैंड कर्व की तुलना में ये एक अच्छा मेथड है। इट इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। दिस मेथड इज इजी टू अंडरस्टैंड इन कंपैरिजन टू next methods which is called moving average method and least square method। और जब हम इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, लिमिटेशंस की बात करते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि इसकी एजम्पशन है कि वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है, पर ज़रूरी नहीं कि जो प्लॉटेड पॉइंट्स हैं उनके अंदर लीनियर रिलेशनशिप होल्ड करे, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। सेमी एवरेज मेथड अर्थमेटिक मीन पर आधारित है, और जब हम अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं तो अर्थमेटिक मीन की खुद भी बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। तो ये जो मेथड है ये बिकॉज ऑफ इनहेरेंट सम लिमिटेशंस ऑफ द अर्थमेटिक मीन, ये मेथड बहुत अच्छा मेथड नहीं है। ये मेथड इग्नोर करता है इफेक्ट ऑफ साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस को भी,
ये इसके कुछ डीमेरिट्स हैं, जिसकी वजह से अब हम तीसरे मेथड के ऊपर आएंगे, विच इज कॉल्ड मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड एक बहुत पॉपुलर मेथड है, इस्तेमाल होता है, सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। ये मेथड फ्री हैंड कर्व और सेमी एवरेज की तुलना में एक बेटर मेथड है, लेकिन लीस्ट स्क्वायर मेथड की तुलना में एक अच्छा मेथड नहीं है। और इस मेथड की सबसे बड़ा फीचर है कि ये मेथड मीन, अर्थमेटिक मीन पर आधारित है, लेकिन यहाँ पे अर्थमेटिक मीन को हम सक्सेसिव ओवरलैपिंग ऑफ ग्रुप्स के साथ कंप्यूट करते हैं। और इसके अंदर भी दो चीजें हो सकती हैं कि मूविंग एवरेज ऑड पीरियड में कैसे कंप्यूट होगी और इवन पीरियड में कैसे कंप्यूट होगी। तो सबसे पहले मैं ऑड पीरियड मूविंग एवरेज की आपके साथ बात करना चाहती हूँ एक न्यूमेरिकल को लेकर। अगर पीरियड ऑड है, अगर मैं आपसे बोलूँ 3 ईयर मूविंग एवरेज, या मैं आपको बोलूँ 5 ईयर मूविंग एवरेज, या मैं आपको बोलूँ 7 ईयर मूविंग एवरेज, तो ऑड पीरियड मूविंग एवरेज में हमें किसी भी प्रकार से सेंटरिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस न्यूमेरिकल में हमें 3 ईयरली मूविंग एवरेज कंप्यूट करनी है। देखिए 90, 91, 92, सबसे पहले हम जो सेंटरिंग है वो 91 के सामने करेंगे। 4 मैंने एरो लगाया। इसको करने का तरीका देखिए, इस एरो से एक ऑब्जर्वेशन ऊपर और एक ऑब्जर्वेशन नीचे, 2 + 4 + 6। अब यहाँ एरो लगाया, 6 से एक ऑब्जर्वेशन ऊपर, 4 + 6 + 5। उसके बाद मैंने 4 के आगे एरो लगाया, 5 + 4 + 3। इस तरह से मैं एरो लगाती चली गई। ये 3 ईयरली मूविंग एवरेज है, तो ऊपर की एक ऑब्जर्वेशन और लास्ट की एक ऑब्जर्वेशन छूटेगी। इसी प्रकार जब मैं 5 ईयरली मूविंग एवरेज लूंगी तो ऊपर की 2 ऑब्जर्वेशंस और नीचे की 2 ऑब्जर्वेशंस छूट जाएंगी। अब मैंने ये निकाला 3 ईयरली मूविंग टोटल, जो इसके बराबर आया। और क्योंकि ये 3 ऑब्जर्वेशंस का समेशन है, तो मूविंग एवरेज निकालते समय मैंने 12 को 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 4, 15 को 3 से डिवाइड किया 5। स्टेप्स दोबारा से देखिए। पहला स्टेप, ये ऑड ईयरली मूविंग एवरेज है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज सेंटरिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टेप नंबर 2, मैंने निकाला 3 ईयरली मूविंग टोटल, और 3 ईयरली मूविंग टोटल के बाद मैंने निकाला 3 ईयरली मूविंग एवरेज बाय डिवाइडिंग दिस टोटल विद द ऑब्जर्वेशन 3। इसको मैंने इसके डेटा पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया। यहाँ पे देखिए, ये मूविंग एवरेज मेथड में यहाँ पे लीनियर ट्रेंड है, ये assumption नहीं है, ये नहीं प्रिज्यूम करता मूविंग एवरेज मेथड that there is a sort of linear relationship is existing, और ये जो solid line है that is depicting the actual data। अब ये है 5 ईयरली मूविंग एवरेज। तो पहला पॉइंट जो दिमाग में आना चाहिए, 5 ईयरली मूविंग एवरेज मीन्स ऑड पीरियड मूविंग एवरेज। दूसरी बात आनी चाहिए, नो प्रॉब्लम, बिकॉज ऑड पीरियड मूविंग एवरेज में सेंटरिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। 1, 2, 3, 4, 5 सेंटरिंग आपकी होगी 2002 के सामने। ये एरो है, इस एरो से 2 ऑब्जर्वेशंस ऊपर और 2 ऑब्जर्वेशंस नीचे, यानी 5 + 4 + 3 + 6 + 5। एक और ऑब्जर्वेशन लेके आपको बताती हूँ। मान लीजिए मैंने 8 के सामने करना है, 5 ईयरली मूविंग एवरेज है, 2 ऑब्जर्वेशंस ऊपर और 2 ऑब्जर्वेशंस नीचे। इस तरह से मैंने 5 ईयरली मूविंग टोटल को कंप्यूट कर लिया। 5 ईयरली मूविंग टोटल को कंप्यूट करने के बाद मैंने 5 से डिवाइड किया, तो मेरे पास 5 ईयरली मूविंग एवरेज आ गई। इसके स्टेप्स को समराइज करते हुए एक बार दोबारा से देखिए। पहली चीज, मैंने ऑड पीरियड मूविंग एवरेज की आपसे बात की है और मेरे दिमाग ने मुझे सजेस्ट किया इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सेंटरिंग में। दूसरा स्टेप, मैंने 5 ईयरली मूविंग टोटल लिया, और तीसरा स्टेप, इसको 5 से डिवाइड करते हुए मैंने 5 ईयरली मूविंग एवरेज को कंप्यूट किया। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट 4 ईयरली मूविंग एवरेज। पहली चीज, यहाँ पे मूविंग एवरेज का पीरियड इवन है, इसका मतलब कुछ प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, कुछ ज्यादा समझदारी से चलने की जरूरत है, और न्यूमेरिकल में थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसके सबसे पहले सारे स्टेप्स देखिए, उसके बाद में ये सारे स्टेप्स को दोबारा से समराइज करूंगी। This is even period moving average, so little bit of difficulty in computing the moving average. 1, 2, 3, 4 ये न्यूमेरिकल मैंने हाथ से लिया है क्योंकि कंप्यूटर में थोड़ा सा जो एरो है वो ऊपर नीचे हो रहा है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कंप्यूटराइज्ड है। 1, 2, 3, 4 मैंने 93 और 94 के बीच में ये एरो लगाया क्योंकि सेंटरिंग में प्रॉब्लम आएगी।
इस एरो से 2 ऑब्जर्वेशन ऊपर और 2 नीचे, 16 प्लस 18 प्लस 26 प्लस 20, ये आ गया 4 ईयरली मूविंग टोटल। अगला एरो यहाँ पे लगा, इस एरो से 2 ऑब्जर्वेशन ऊपर और 2 ऑब्जर्वेशन नीचे। उसके बाद मैंने फिर ये एरो लगाया, 2 ऑब्जर्वेशन ऊपर और 2 ऑब्जर्वेशन नीचे। तो मैंने पहले स्टेप के ऊपर कंप्यूट किया 4 ईयरली मूविंग टोटल। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मैंने निकाला 4 ईयरली मूविंग टोटल सेंट्रलाइज्ड। अब मैंने 80 और 80 इसके बीच में 94 के सामने सेंट्रलाइज कर दिया। जब मैंने इसको 94 के सामने सेंट्रलाइज किया तो मैंने 80 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2 से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये 80 आ गया। सेंट्रलाइज करने के बाद मेरे लिए आसानी हो गई, पहली ऑब्जर्वेशन मेरी यहाँ पर इन दोनों के सेंटर में आ गई 94 के सामने। उसके बाद मैंने निकाला 4 ईयरली मूविंग एवरेज, यानी 80 को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। पहला स्टेप मैंने निकाला 4 ईयरली मूविंग टोटल। दूसरा स्टेप मैंने निकाला 2 पीरियड टोटल सेंट्रलाइज्ड। तीसरा स्टेप मैंने निकाला 4 ईयरली मूविंग एवरेज। तो जब मैंने सेंट्रलाइज किया 2 से डिवाइड किया, जब मैंने ट्रेंड वैल्यू निकाली 4 से डिवाइड किया, और यदि मैं यहाँ पे 2 से नहीं डिवाइड करना चाहती तो ट्रेंड वैल्यू निकालते समय मुझे यहाँ 8 से डिवाइड कर देना चाहिए। ऐसे ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। देखिए यहाँ पे भी हमें 4 ईयरली मूविंग एवरेज निकालनी है। सबसे पहले मैंने 4 ईयरली मूविंग टोटल निकाला, उसके बाद मैंने टोटल को सेंट्रलाइज कर दिया 2 से डिवाइड करके, 51 प्लस 57 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद मैंने 4 ईयरली मूविंग एवरेज निकाली, 4 से डिवाइड कर दिया। तो पहली चीज इवन पीरियड में मूविंग एवरेज निकालने की बात हुई है, प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। दूसरी चीज नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले मैंने 4 ईयरली मूविंग टोटल निकाला, फिर मैंने 2 पीरियड टोटल को सेंट्रलाइज किया 2 से डिवाइड करते हुए। उसके बाद मैंने 4 ईयरली मूविंग एवरेज निकाली 4 से डिवाइड करते हुए। अब ये स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है कि 3 ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज निकालिए विद द वेट्स 214। दिस इज वेरी टिपिकल न्यूमेरिकल, डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल, और इसमें भार वजन को अटैच कर दिया गया है। इस क्वेश्चन को एक बारी अगर ध्यान से देखेंगे तो आप कर पाएंगे। सबसे पहली बात, यहाँ वेट का टोटल है 2 + 1 + 4, सो वेटेड टोटल इज 7। अब हमें 3 ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज निकालनी है, तो पहले स्टेप पे मैं निकालूंगी 3 ईयरली वेटेड मूविंग टोटल। ये जो 3 ईयरली वेटेड मूविंग टोटल है, देखिए 1 2 3 मैंने 2006 के सामने सेंटरिंग कर दी, और सेंटरिंग करने के बाद मैंने लिखा 4 + 5 + 6, ऐसा ही बताया ना। इस एरो से एक ऑब्जर्वेशन ऊपर और एक ऑब्जर्वेशन नीचे, देखिए 4 5 6, और भार क्या है 214, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से और इसको 4 से। अब 2007 के सामने आइए, यहाँ मैंने एरो लगाया 5 + 6 + 7, ये होना चाहिए था 5 × 2 + 6 × 1 + 7 × 4। तो मैंने उसी ऑर्डर में लिखकर केवल वेट्स के साथ उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मेरे पास ये आ गया 3 ईयरली वेटेड मूविंग टोटल, और इस वेटेड मूविंग टोटल को मैं वेटेड टोटल से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 3 ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के साथ हमें ये पता होना चाहिए कि उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। इसके मेरिट्स हैं कि बेटर मेथड है व्हेन वी कंपेयर द मूविंग एवरेज मेथड विद द मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व एंड विद द मेथड ऑफ सेमी एवरेज, और ये ऑब्जेक्टिव है नेचर में, यानी इसमें कोई पर्सनल बायस की गुंजाइश नहीं है। एक बहुत पॉपुलर मेथड है और जनरली यूज होता है, और इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 3 ईयरली मूविंग एवरेज में एक ऑब्जर्वेशन हम ऊपर की छूट जाती है और एक ऑब्जर्वेशन बॉटम पे। इसी प्रकार 5 ईयरली मूविंग एवरेज में 2 ऊपर छूटती हैं 2 नीचे, तो कुछ ऑब्जर्वेशन टॉप और बॉटम पे हमेशा छूट जाती हैं, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। और इसका दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक है कि हम कैसे बताएंगे, हम सिलेक्ट कैसे करेंगे कि हमें मूविंग एवरेज का पीरियड कितना चाहिए। हमें 3 ईयरली मूविंग एवरेज चाहिए, हमें 5 ईयरली मूविंग एवरेज चाहिए, या 7 ईयरली मूविंग एवरेज चाहिए। और ये जो मेथड है मूविंग एवरेज का, अगर ट्रेंड नॉन लीनियर है तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आएंगे।
यानी यदि हमें मूविंग एवरेज मेथड अप्लाई करना हो तो ये उन केसेस में ज़्यादा सूटेबल होगा, ज़्यादा एप्लीकेबल होगा जहाँ पे ट्रेंड लीनियर होना चाहिए। ट्रेंड कैसा होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए। दूसरी चीज़, हमें फोरकास्टिंग रिक्वायर्ड ना हो उसके अंदर, यानी हम फोरकास्टिंग करने में इंटरेस्टेड ना हो, तो उस केस में हम मूविंग एवरेज मेथड को लगा सकते हैं। और मूविंग एवरेज मेथड वहाँ भी ज़्यादा सूटेबल हो सकता है जहाँ पे साइक्लिकल वेरिएशंस की ड्यूरेशन और लेंथ में यूनिफॉर्मिटी होगी, जो रियल लाइफ सिचुएशन में डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें प्रिसाइसनेस नहीं होती है, ना उसकी ड्यूरेशन में ना उसकी एम्पलीट्यूड में। तो उन केसेस के अंदर मूविंग एवरेज मेथड लग सकता है। और इसके साथ आज मैंने आपको इस सीरीज में सेक्युलर ट्रेंड को मेजर करने के स्टूडेंट्स 3 मेथड्स अलोंग विद द थ्योरी बहुत अच्छे से मुझे लगता है बता दिए हैं। आप इसको ज़रूर पढ़िए अच्छे से, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट भी लिखा करिए। और नॉलेज ऐसी चीज़ है, शेयर करने से बढ़ती है। अपने फ्रेंड्स में इस लिंक को शेयर करिए और उनको भी बोलिए कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल। थैंक यू।